चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस प्यारे से लेक्चर को। और टीएससी जेईई नीट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने फिजिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अपने आज के इस लेक्चर को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक थॉट्स लिखा है, सोचिए कर्म क्या है, आपको आपकी सफलता का उत्तर मिल जाएगा। सोचिए, थैंक्स व्हाट अ कर्म यू कैन गेट आंसर्स फॉर योर सक्सेस। क्या आप जो कर्म कर रहे हैं, क्या वो आपकी सफलता के लिए वैलिड है या फिर नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आज के इस प्यारे से थॉट्स के साथ हम अपनी इस महत्वपूर्ण क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे अपने काइनेमैटिक्स चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 को। अपन ने काइनेमैटिक्स में अभी तक क्या पढ़ा है? हमने काइनेमैटिक्स में अभी तक एक्सीलरेशन जाना, हमने स्पीड, हमने वेलोसिटी, हमने डिस्प्लेसमेंट, हमने डिस्टेंस, इन सभी के बारे में बहुत कुछ चीजों के बारे में जाना। और अब बारी है एक्सीलरेशंस के बारे में जानने की। वो हमने जान लिया, उसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में जानने की बारी है। तो फिजिक्स में ये काइनेमैटिक्स चैप्टर है जो कि सबका बेस होता है। एनएलएम में भी हमने देखा था इनका बेस कैसे काम आ रहा था। ऑब्वियसली इनकी पहले खत्म कर चुके हैं, लेकिन ये चल रहा है क्योंकि बेसिक नॉलेज हमको था, तो इसलिए हमने इसको पहले लगा दिया। तो जो काइनेमैटिक्स है उसमें अभी तक हम स्पीड पढ़ चुके हैं। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है। स्पीड होता है अपना डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी होता है अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और एक्सीलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम के बराबर होता है। ये सारी कंडीशन देखी थी और हमने प्रीवियस क्लासेस में एक चीज और जानी थी। क्या जानी थी? कि अगर आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके केस में जो एक्सीलरेशन होगा उसका वैल्यू 0 आएगा। दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, द आंसर इज 0। चलिए, हमने कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, उनका सबसे पहले यहाँ पे डिस्कशन करते हैं और अपनी किस अद्भुत क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा होमवर्क क्वेश्चन ये रहा। एक मैन है, कैन रन विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। A man can run speed of 5 meter per second on ground and can swim in a water at a speed 3 meter per second. एक व्यक्ति है जो कि ग्राउंड में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है और स्विम में वाटर में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। मैन स्टैंडिंग एट अ पॉइंट ए हैज टू सेव चाइल्ड पॉइंट सी इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। फाइंड मिनिमम पॉसिबल टाइम। अच्छा, हमको बताना है एक आदमी है जो कि इस ए पॉइंट पर है और इस सी पॉइंट पर एक चाइल्ड है। तो ये वाला बच्चा जो भी है, ये जो भी आदमी वगैरह है, ये यहां जाता है भागते 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 और इस वाटर में जाके जंप मारता है और उस बच्चे को बचाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो टाइम बताइए जिसमें ये ए वाला सी को बचा सके और उससे सबसे कम टाइम लगे। तो इसका मतलब उसे सबसे कम टाइम लगाना है तो उसे डिस्प्लेसमेंट तय करना पड़ेगा। इसका मतलब उसे सबसे कम दूरी हमें यूज करनी पड़ेगी, तब जाके हमें ये कहानी देखने को मिलेगी। और क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में एक और चीज दी है कि अगर जो ए पार्टिकल है, आपका ए पार्टिकल है, उसका जो स्पीड है ग्राउंड पर वो 5 मीटर पर सेकंड है, और एक पार्टिकल अगर ये पानी के अंदर जाता है तो इसका स्पीड हो जाता है 3 मीटर पर सेकेंड। तब आपको बताना है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम फॉर सेविंग द चाइल्ड विच इज इन वाटर, जो कि पानी में डूबा हुआ है। तो उस बच्चों को बचाने के लिए उसको मिनिमम टाइम कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। और हमें क्या दिया है? यहां से लेकर यहां तक की दूरी दी है 29 मीटर, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी दी है हमें 12 मीटर। तो हमें बताना है मिनिमम पॉसिबल। तो हमारे दिमाग में आएगा क्या? वो डायरेक्ट ऐसे चला जाए, लेकिन वो ऐसे तो चाहेगा नहीं। हमें लग रहा है कि ये अगर हम डायरेक्ट यहां से कूद जाएं तो हमें जो भी टाइम मिलेगा वो हमारा मिनिमम पॉसिबल टाइम होगा। हमें जो है यहाँ पे ऐसे ही लगेगा। तो अगर हम अपने दिमाग की माने तो
अगर वो डायरेक्ट यहाँ से वहां चला जाए तो ये एक विकर्ण बन रहा है, और जो कि हमारे हिसाब से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ भी है। क्योंकि हमें लग रहा है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, तो उसके केस में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये इसका वैल्यू आएगा। अब इसका वैल्यू हमें मिल चुका है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमारी ये आई है, अगर हम इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान रहे हैं तो अब हमें स्पीड का यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। तो स्पीड कैसे आएगा, लेकिन जैसे हमने अपना चीटी वाला क्वेश्चन किया था, और इस चीटी वाले क्वेश्चन में ये जाना था कि चीटी डायरेक्ट यहां से वहां उड़ के नहीं जा सकती, उसी तरीके से ये जो मैन है ये भी डायरेक्ट यहां से वहां नहीं जा पाएगा, बहुत डिस्टेंस से ट्रेवल करना पड़ेगा, और जो कि पॉसिबल नहीं है। कूद के तो नहीं जाएगा, उड़ के भी नहीं जा सकता वहां पे। तो इसका मतलब पहले वो उसको देखेगा और फिर वो ग्राउंड की फ्रेम पे भागेगा, और जब उसे लगेगा कि अब वो उसे दिखाई दे रही है और यहां से जंप करना उसके लिए इजी है, तो वो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद वहां पे जंप करेगा। तो इसका मतलब वो क्या करेगा पहले, तो ये इसका मतलब ये तो शॉर्टर डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट वहां से वहां तक नहीं कूद सकता। तो इसका मतलब पहले वो ग्राउंड के कुछ फ्रेम में जाएगा, कुछ आगे दूरी चलेगा। यही हमने कल आंट वाले क्वेश्चन में देखा था, चींटी क्या कर रही थी, पहले कुछ दूरी चल रही थी। इसका मतलब ये आदमी पहले कुछ दूरी चलेगा, फिर इसे लगेगा कि अब मेरे लिए कूदना आसान है, तो ये यहां से कूद जाएगा और फिर उसे जाके बचा लेगा। तो लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितना आगे जाएगा, तो हमने मान लिया कि हमने क्या माना, वो यहां पर पहुंच गया है। ये आदमी यहां था और उसे लगा कि अगर मैं यहां से कूदूंगा तो मुझे उसका दूरी मतलब मेरे लिए यहां से कूदना इजी रहेगा। तो इसका मतलब मैंने इतनी दूरी को x माना, तो बाकी जो दूरी होगी वो हमारी हो जाएगी 29 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल दूरी 29 है, तो उसमें से एक घटाएंगे 29 माइनस एक्स मीटर का दूरी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब वो यहां से वहां तक जंप लगाएगा, सी को बचाने के लिए पानी के अंदर तैर के जाएगा ऐसे रास्ते से। तो इसका मतलब अब वो स्विम कर रहा है, वो वाटर के अंदर कुछ दूरी चल रहा है, तो इसका मतलब वो ये वाले पाथ से जा रहा है। लेकिन इसका वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं ये 90 डिग्री वाला एंगल है, तो इसका मतलब ये दूरी क्या होगी, 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब ये दूरी आ गई हमारी 144 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी यहाँ से दूरी आ गई है, और हमें ये भी बता रखा है, तो हमें टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं यहां से यहां तक जाने में से कितना टाइम लगेगा, तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस ये वाली चल रहा है और स्पीड है ग्राउंड की फ्रेम में 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब डिवाइड में 5। फिर वो जा रहा है, टाइम तो हमेशा प्लस ही होता है, तब वो इतना दूरी तय कर रहा है जो कि है ये, और फिर उसके ये पानी है तो स्विम कर रहा है, तो स्विमिंग की स्पीड कितनी है इसकी, 3 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि हमें इस x का वैल्यू नहीं पता, तब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसका मतलब dt बाई dx। इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई dx आएगा। कांस्टेंट वैल्यू 0, इसका करेंगे तो -1 अपॉन 5, ये तो ऐसे ही रहेगा। 3 कांस्टेंट वैल्यू है, और रूट का होता है 1 अपॉन 2 रूट x, इसका डिफरेंशिएशन। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर dx बाई dx का, जिसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये हमने पूरा डिफरेंशिएशन कर लिया और ये हमारा यहां से आ गया। क्योंकि हम जानते हैं टाइम एक कांस्टेंट है, तो चूंकि टाइम एक कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करने पर हमारा जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब dt बाई dx का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमें x का वैल्यू चाहिए तो इसको उधर भेज देते हैं, तो 1/5 बराबर आ जाएगा ये, यहाँ आ गया 3/5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में रूट 144 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें x का वैल्यू चाहिए,
तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, इसको उधर। अब हमें ये रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर 25 और यहाँ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ बचेगा 144 मल्टीप्लाई में 9 प्लस 9x स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 में से 9 गया 16x स्क्वायर बराबर 144 इंटू 9, 16 नहीं में 144। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया है 9 मल्टीप्लाई में 9, लेकिन हमें x का वैल्यू चाहिए, तो यहां से x का वैल्यू आ गया अपना प्लस माइनस 9, लेकिन डिस्टेंस प्लस में होती है तो माइनस वाले साइन को हटा देंगे, तो यहां से अपना x का वैल्यू आ गया 9 मीटर। तो इसका मतलब ये x का वैल्यू 9 मीटर है, लेकिन हमें चाहिए क्या, टाइम बताना है। तो x का वैल्यू हमें पता लग गया, यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो 29 में से 9 गया तो 20 बचा, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 144 जोड़ेंगे तो 4 1 5 8 4 12 और 1 2 225, और 225 किसका अंडर रूट होता है, 15 का, डिवाइड में 3, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, 5 और 5 10। इसका मतलब उस व्यक्ति को, इस व्यक्ति को बचाने के लिए या इस बच्चे को बचाने के लिए 10 सेकंड का समय लगेगा। तो इन क्वेश्चनों को ऐसे किया जाए। कभी भी स्विम वाले क्वेश्चन आएंगे, हम डायरेक्ट यहां से वहां तक का डिस्टेंस नहीं लेंगे कि वो उड़ के नहीं जाएगा, चोट भी लग सकती है और हो सकता है कि वो वहां पहुंचे भी ना। तो इसका मतलब पहले वो उसे दिखना भी चाहिए, तो पहले वो जाएगा भागते हुए, फिर उस सही से देखेगा, फिर उसके बाद उसे पता लगेगा कि फिर वो वहां से कूद जाएगा, और उसके केस में हमें ऐसे सॉल्व करना। इसका मतलब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, हम पहले कुछ दूरी चलेंगे, फिर वहां से वहां तक का दूरी निकालेंगे और फिर जाके ये क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से ही हमारा क्वेश्चन था, जो कि काफी खूबसूरत क्वेश्चन था और जिसको हमने यहाँ पे इजीली डिस्कस कर लिया है। ऐसे ही आंट वाला क्वेश्चन भी था, और आंट वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसी ही चीज करके उसको हमने पॉसिबल बनाया था। एक और क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, और वो क्वेश्चन क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। A car is moving on a circle of radius 10 meter with a constant speed of 5 meter per second at t बराबर 0. Particle is at a point A. Find average acceleration of a car from in same round. आपको इस बार एवरेज एक्सीलरेशन पूछा है। हमने इसके सभी प्रकार के क्वेश्चनों को कर लिया था, चाहे वो एवरेज वेलोसिटी निकालने वाला हो, चाहे वेलोसिटी निकालने वाला हो, चाहे स्पीड निकालने वाला हो, चाहे डिस्टेंस निकालने वाला हो। हमने ये सभी फ्रेम के क्वेश्चन सर्कल शेप में हमने कर लिए थे, लेकिन हमने एक्सीलरेशन को सर्कल फ्रेम में नहीं किया था। सर्कुलर टाइम अगर सर्कल में अगर आ जाए तो उसके केस में एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे ये हमने नहीं सीखा था, तो आज हम वही करते हैं। और इसका हमने होमवर्क भी दिया था, तो शायद ये बन जाना ही चाहिए। तो इसका रेडियस हमें 10 मीटर दिया है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो कार मूविंग और उसका कांस्टेंट स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, और रेडियस है 10 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है ए से बी, बी से सी, यानी ए से बी और ए से सी दो पर्टिकुलर टाइम पर एवरेज एक्सीलरेशन निकालिए। तो हम जानते हैं एवरेज एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो लेकिन चेंज इन वेलोसिटी हमें निकालना पड़ेगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा वी इनिशियल वी फाइनल, तब जाके हमारे यहाँ से आंसर होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको ए से बी जाना है, इसका मतलब ए पॉइंट पर आपका वेलोसिटी क्या है। तो क्या करते हैं, टेंजेंट खींच लेते हैं। टेंजेंट खींच लिया तो क्योंकि 90 डिग्री है तो टेंजेंशियल ही हमारा बेसिकली इसका होगा, क्योंकि कंपोनेंट नहीं होंगे, तो सिर्फ टेंजेंशियल आंसर में केवल यही मिल रहा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा। और इधर कितना है, 5 है, और डायरेक्शन क्या है, आई कैप, सॉरी जे कैप। तो वी इनिशियल क्या आ जाएगा, फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ए इज 5 जे कैप। और अगर बी के लिए बात करते तो टेंजेंशियल इधर आएगा 5 आई कैप, इसका मतलब वेलोसिटी एट बी पॉइंट इज 5 आई कैप। नाउ वी नो ए से बी में अगर हमको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं, इसका मतलब 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप अपॉन में टाइम। लेकिन हमें टाइम नहीं पता, तो टाइम कैसे निकालेंगे, हमें चूंकि कांस्टेंट स्पीड दिया है तो ये स्पीड है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इसका मतलब टाइम बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड।
इसका मतलब स्पीड पता है, डिस्टेंस और पता करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये हमारा स्पीड होता है, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, एल बराबर आर थीटा से, थीटा पाई बाय 2 बन रहा है, तो ये एल आ गई पाई बाय 2 आर, और आर का वैल्यू है 10 मीटर। इसका मतलब जो लेंथ है वो 5 पाई आ गई, लेंथ 5 पाई है और स्पीड भी 5 है, तो इसका मतलब टाइम आ गया पाई सेकेंड। तो इसका मतलब यहां से एवरेज एक्सीलरेशन आ गया फॉर अ पॉइंट ए टू बी इज 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप डिवाइड में पाई। तो ये अपना एवरेज एक्सीलरेशन हो जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ए टू बी। अब अपना ए से सी में पूछा है, तो ए से सी में कैसे निकालेंगे, तो फॉर अ पॉइंट ए वेलोसिटी तो अपना यही होगा 5 आई कैप, बट सी के लिए निकालते थे टेंजेंशियल ड्रॉ करते हैं तो वो नीचे डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब फॉर अ पॉइंट सी द वेलोसिटी इज 5 जे कैप माइनस का, तो चेंज इन वेलोसिटी इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इसका मतलब माइनस 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप डिवाइड में टाइम। टाइम यहाँ पे भी हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम कितना आएगा, यहाँ टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस पाई आर है, तो पाई आर, आर का वैल्यू है 10, इसका मतलब टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम वो स्पीड, यहां से टाइम आ गया अपना 2 पाई, तो डिवाइड में जाएगा 2 पाई। तो इस तरीके से अपना एवरेज एक्सीलरेशन आ गया माइनस का 5 जे प्लस आई कैप डिवाइड में 2 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कुछ भी नहीं था, नॉर्मल एक सिंपल सी गणित थी। ऐसी गणित को हमने अपने लेक्चर 2 में बड़े प्यार से समझा था और चीजों को काफी हद तक हमने यहाँ पे कवर भी कर लिया और ये क्लियर है। तो इस तरीके से हमने ये अपना होमवर्क क्वेश्चन इजीली डिस्कस कर लिया है। क्या और कोई होमवर्क हमने दिया था, एक बार चेक करते हैं। ओके, यस, नो होमवर्क क्वेश्चन मोर। तो यही 2 क्वेश्चन का डिस्कशन था जो कि हमने कर लिया। अब हम अपने आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इस काइनेमेटिक्स में थोड़ा और कुछ चीजों के बारे में जानते हैं। तो काइनेमेटिक्स एक ब्रांच है और बहुत जरूरी है उसके बारे में समझना, क्योंकि सारी चीजें इसी से ही पॉसिबल होंगी। देखा किस तरीके से एनएलएम चैप्टर में कितना यूज आ रहा है, और आपने देखा होगा वर्क पावर एनर्जी जो पैरेलल में चल रहा है वहां पर भी इसका यूज होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे किसी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी हमें पिछले साल मतलब इस साल इससे काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसका मतलब है कि ये आता है और काफी इजी क्वेश्चन आते हैं इससे, एक आदि टफ होगा, बाकी 99% चांस है कि जो भी क्वेश्चन आएगा इससे वो इजी आएगा और बन जाएगा। तो बढ़ाते हैं अपने आज के इस टॉपिक को आगे और अपना आज का टॉपिक यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे अपना यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। देखो हम एक्सीलरेशन के बारे में तो कल पढ़ ही लिए थे और हमने एक्सीलरेशन के बारे में कल पढ़ा था कि एक्सीलरेशन बराबर होता है dv बाय dt या v dx बाय dt या फिर होता है dv बाय dt। तो हमने कल एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ से हम जानेंगे अपने कांस्टेंट मोशन के, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के बारे में। देखिए जो भी मोशन होता है वो एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अपन ने जो भी मोशन होगा वो वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस सब पे डिपेंड कर रहा है। बेसिकली वो एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो है अपना यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, वो है अपना यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन का मतलब है आप ऐसे मोशन की बात कर रहे हैं जिसमें आपका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है। अगर आपका जो भी एक्सीलरेशन है अगर वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हो जाए। अगर वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है तब आप गति की जो भी इक्वेशन मोशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, उन सभी का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, पहली है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है हमारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, चौथा है हमारा s बराबर u प्लस वी बाय 2
मल्टीप्लाई में टी। तो ये हमारा ये 4 इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर हम इनको याद रखते हैं तो कोई सा भी क्वेश्चन अगर इसके ऊपर आएगा कि वेलोसिटी बताइए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, वेलोसिटी बतानी है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, या फिर अपने को कुछ दिया है और कुछ पूछ रहा है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, तब हम चारों का यूज कर सके, निकाल सकते हैं। बेसिकली हम एनएलएम में इनके ऊपर काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हमें शायद कोई डाउट नहीं होगा। तो चलते हैं, एक इक्वेशन और है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अगर nth सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट की बात करेगी तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो डिस्प्लेसमेंट फॉर nth सेकेंड इज u प्लस ए बाई 2 ब्रैकेट में 2n-1। आप इस इक्वेशन का यहाँ पे यूज करेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड की बात होती है, सो वी हैव यूज u प्लस ए बाई 2 ब्रैकेट में 2n-1। और ये बेसिकली आया कैसे है, तो हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ n माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ n-1। अपने मैथ में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि टर्म nth इज इक्वल्स टू पहले n टर्म में से n-1 टर्म का जब सम घटाते हैं तो हमें टर्म n मिल जाती है। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth क्या होगा, सम ऑफ n माइनस सम ऑफ n-1। मतलब पहले n-1 का डिस्प्लेसमेंट और n का डिस्प्लेसमेंट दोनों को माइनस करेंगे तो nth टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो अब इसमें जब वैल्यू को पुटिंग करेंगे Sn और Sn-1 वैल्यू को इस वाली इक्वेशन से, तो सब पुटिंग वगैरह करने के बाद अपने को एक फाइनल आंसर मिलता है, जिसको हम यहाँ पे याद कर सकते हैं कि nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आता है u प्लस ए बाई 2 ब्रैकेट में 2n-1। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखा और इन चीजों को भी हमने इजीली समझा। अब बात आती है साइन कैसे लेने हैं, कब हमें एक्सीलरेशन पॉजिटिव लेना है। पहली बात हम एनएलएम में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करना तो बेवकूफी होगा, क्योंकि हम एनएलएम में जान चुके हैं कि कब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, कब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे बताना फिर से मूर्खता ही, फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि देख लीजिए, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट आगे है, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट आगे की डायरेक्शन में है, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे है और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पर ही डिपेंड करती है, तो इसका मतलब हमारा जो वेलोसिटी होगा वो भी आगे की डायरेक्शन में ही होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे है तो वेलोसिटी भी हमारी आगे की डायरेक्शन में ही होगी। लेकिन आप वेलोसिटी को देखकर या डिस्प्लेसमेंट को खाली देखकर एक्सेलरेशन का साइन नहीं बता सकते, लेकिन हाँ डिस्प्लेसमेंट को देखकर हम वेलोसिटी का साइन जज कर सकते हैं। क्या जी? जज कर सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट आगे है तो वेलोसिटी भी आगे ही होगी, लेकिन आप एक्सेलरेशन के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि हमने देखा है जब हम ब्रेक दबाते हैं तो गाड़ी रुकती है तो वेलोसिटी आगे होती है और एक्सेलरेशन इस बार पीछे लग जाता है। तो वेलोसिटी तो आगे है लेकिन एक्सेलरेशन तो पीछे लग रहा है, तो इसका मतलब हम नहीं प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को। बेसिकली हमें साइन पॉजिटिव लेने हैं, साइन नेगेटिव लेने हैं, ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, उसका डायरेक्शन क्या है। मान लिया हम क्या करते हैं, हम इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं और इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं। जो जो इधर दिखेगा वो पॉजिटिव, जो जो इधर दिखेगा वो नेगेटिव। सेम है, आप अपनी मर्जी से मान सकते हो, जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव, जो नीचे होगा वो नेगेटिव। तो भाई ये सारी हम साइन मानते हैं। तो जो भी आपको जिस भी डायरेक्शन में दिखाई दे, आप वो साइन का यूज करके आप चीजों को समझ सकते हैं। आइए हमने साइन वाली चीजें पढ़ ली इसमें। अब बात आती है क्या, साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो बता दिया साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ओनली गिव डायरेक्शन। जो साइन होता है डिस्प्लेसमेंट इस सबका क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है इसका मतलब डायरेक्शन इधर है, तो वही कहानी है। और क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड विच डायरेक्शन इज पॉजिटिव। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा, हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं। मैंने इसको पॉजिटिव माना तो मेरे लिए जो भी इधर आएगा वो सब पॉजिटिव, जो भी इधर आएगा वो सब नेगेटिव। इफ क्वांटिटी इज इन सेम डायरेक्शन विच वी एज्यूम पॉजिटिव, then that quantity have positive sign, and if the quantity have negative direction then the sign of
पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन जो भी है तो उसका साइन हम नेगेटिव एज्यूम करेंगे। तो अब मान लीजिए जैसे ये कहानी है, वैसे ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। ए से बी में वो 10 मीटर चल रहा है, तो यहां से एस बताइए, वो इधर जा रहा है। मैंने क्या माना, मैंने माना कि ये वाली डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव है और ए से बी वो इधर ही जा रहा है, तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो मेरा क्या आएगा, प्लस 10 आई कैप आएगा। क्या आएगा जी मेरा डिस्प्लेसमेंट, प्लस 10 आई कैप आएगा। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और इस वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ही माना है। मान लीजिए अगर ये इधर आता तो मेरा पॉजिटिव तो ये है, लेकिन इधर जा रहा है, तो इसका मतलब अब जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो -10 आई कैप आएगा। तो ये कहानी हमने यहाँ पे समझा। तो बेसिकली यही है, और डिस्प्लेसमेंट का साइन क्या लेना है क्या नहीं लेना वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिपेंड कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी चीजें हमने दी है नोट्स में, वहां जाके समझ सकते हैं इसको हम। अब हम बेसिकली समझते हैं कि बेसिक पहली बात, क्योंकि हम एनएलएम पढ़ चुके हैं तो इसको समझना हमारे लिए बड़ा अच्छा हो रहा है, क्योंकि एनएलएम में समझ लिया कि स्पीड अप कब होता है, स्पीड डाउन कब होता है, साइन क्या लेना है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने पहले एनएलएम किया था। तो इसका मतलब देख लीजिए, अगर एक्सीलरेशन आगे की डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, तो हमारे पार्टिकल की जो स्पीड हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब पार्टिकल हमारा स्पीड अप करेगा, पार्टिकल स्पीड अप करेगा, पार्टिकल का स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सीलरेशन उसी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब जो स्पीड होगी वो घट जाएगी। इसका मतलब अब होगा स्पीड डाउन। इसका मतलब जब हम ब्रेक लगाते हैं तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाती है, जिसकी वजह से स्पीड डाउन हो जाता है और हमारी गाड़ी रुक जाती है। लेकिन जैसे ही हम एक्सीलरेट करते हैं तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो भी गाड़ी है वो एक्सेलरेट होकर आगे मूव करना शुरू कर देती है। तो आपको ऐसे ही यहाँ पे क्या करने हैं, साइन को पता लगाना है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देख लीजिए, ए बराबर नेगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ है, हम जो भी पाथ पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, कोई 2D मोशन नहीं है, 1D मोशन है, स्ट्रेट लाइन पाथ मोशन, स्ट्रेट लाइन में वो चल रहा है। करेक्ट स्पीड ऑफ पार्टिकल इज डिक्रीजिंग। अगर ए बराबर नेगेटिव है इसका मतलब एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो कह रहा है क्या स्पीड नेगेटिव होगी। तो हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या स्पीड नेगेटिव होगी। सर आपने बताया है कि अगर आपको स्पीड डाउन चेक करना है या स्पीड अप चेक करना है तो आपको एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक्सीलरेशन का डायरेक्शन दिया है सर, यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं दिया। क्योंकि यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं दिया है, इसका मतलब सर ये है कि हम खाली एक्सीलरेशन की डायरेक्शन से ये नहीं बता पाएंगे कि ये स्पीड अप हो रहा है या फिर ये स्पीड डाउन हो रहा है। इसका मतलब दिस इज इनसफिशियंट नॉलेज, इनसफिशियंट क्वेश्चन। इसका मतलब हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि स्पीड डिक्रीज हो रही है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, हम नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ सर, अगर क्वेश्चन ने बोला है कि वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है, तो आप बोलेंगे कि सर अब होगा स्पीड डाउन। लेकिन सर अगर एक्सीलरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर है, तब आप बोलेंगे स्पीड, ओहो यहां तो स्पीड अप होगा ना, यहाँ स्पीड अप होगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में, तो सर यहां पर होगा स्पीड डाउन। तो इसका मतलब आपको स्पीड अप चेक करना है, स्पीड डाउन चेक करना है, इसके लिए आपको यह पता करना पड़ेगा कि दोनों का डायरेक्शन है किधर। केवल एक की डायरेक्शन से आप नहीं बता पाएंगे कि स्पीड अप हो रहा है या स्पीड डाउन हो रहा है। चलिए जी, अब हम जी की बात करते हैं। सर ये जी क्या है, देखो हमने एनएलएम पढ़ के ये कितनी अच्छी बात कर ली कि हमें जी ए वी यू इन सब में ज्यादा टाइम खर्च नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि एनएलएम में सब सीख लिया कि जी क्या होता है वो क्या होता है, वहां पे सब सीख लिया था हमने। तो इसलिए चैप्टर पढ़ना बड़ा इजी हो जाएगा। जी क्या है, जी भी एक एक्सीलरेशन ही है, लेकिन जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन लगाती है, जो ग्रेविटी एक्सीलरेट करती है, जो ग्रेविटी बॉडी पर ब्लॉक पर त्वरण लगा रही है, एक्सीलरेशन लगा रही है, उस एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं ग्रेविशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, इसको हम बोलते हैं ग्रेविशनल एक्सीलरेशन।
और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को हम जी से दिखाते हैं। इसका मतलब सर जी फॉर ग्रेविटी एंड जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इसका मतलब ग्रेविटी जो एक्सीलरेट कर रही है, माने इसको नीचे छोड़ा, पहली बात हम एनएलएम में भी सीख चुके हैं फिर भी रिवाइज कर रहे हैं। तो इस पार्टिकल को मैंने सर नीचे छोड़ा तो ग्रेविटी ने एक एक्सीलरेशन लगाया, ग्रेविटी ने इसको एक्सीलरेट करा, अपनी ओर खींचा, इसका मतलब ग्रेविटी ने एक एक्सीलरेशन लगाया जिसकी वजह से ये मेरा नीचे की तरफ आ गया। तो इसका मतलब ग्रेविटी एक्सीलरेशन लगा रही है जिसको हम जी से दिखाते हैं। अब सर साइन ऑफ जी क्या लेंगे? सर जी को कब नेगेटिव लेना है, जी को कब पॉजिटिव लेना है, तो हमने स्टैंडर्ड कर रखा है, बाकी आप अपनी मर्जी से मान सकते हैं, कहीं भी नेगेटिव कहीं भी पॉजिटिव। सर अगर ऊपर की तरफ जी लगेगा, पहली बात ऊपर की तरफ कभी भी जी लगेगा ही नहीं, जी हमेशा लगता है नीचे की तरफ, और नीचे की डायरेक्शन हमेशा किस में लेते हैं, नेगेटिव में। तो इसका मतलब जो ग्रेविटी लगाएगी एक्सीलरेशन वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव लगाएगा, उसकी डायरेक्शन को हमेशा नेगेटिव ही अज्यूम करके चलेंगे। बाकी हमारी मर्जी है, हम चाहे इसको पॉजिटिव माने तो ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा, और नीचे वाला नेगेटिव मान रहे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम साइन अगर नीचे वाले को पॉजिटिव मानते हैं तो क्या हमारा आंसर गलत आएगा, जी नहीं। आपको अगर नीचे को पॉजिटिव माना है तो ऊपर वाली सारी टर्म नेगेटिव कर देनी पड़ेगी। तो आपको ऐसे साइन लेना है ग्रेविटी का, ऐसे साइन लेना है एक्सीलरेशन का, और ऐसे साइन लेना है डिस्प्लेसमेंट का, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। और एमजी लगता है, ये सब मैंने पढ़ा दिया, इसमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं। देखिए एनएलएम चैप्टर में हमने एनएलएम चैप्टर पहले क्यों चलाया था, हमने एनएलएम चैप्टर पहले इसीलिए चलाया था क्योंकि आप ये वाली टर्म से वाकिफ हो जाएं, जी क्या है, एस क्या है, ए क्या है, वगैरह वगैरह, इन सारी टर्म से आप क्या हो जाएं, इन सभी टर्म से आप वाकिफ हो जाएं। इसलिए हमने सबसे पहले आपको एनएलएम पढ़ाया, और ऐसा ही हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो जो टर्म आ रही है अब आपको पहले से क्लियर होंगी, तो अब यहाँ पे घुसना ही नहीं है कि एमजी क्या है वगैरह वगैरह क्या है। तो अब देखिए इसमें एक टर्म आएगा, सर क्या आएगा, देखिए बार बार आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, या फिर मीटर प्रति सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तब याद कर लीजिए, कभी भी kmph को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तब हम इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अगर हम भूल रहे हैं कि 5/18 आया कि 18/5 आएगा तो इसको कैलकुलेट भी किया जा सकता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, इसका मतलब ये 1000 आएगा। 1 घंटे में आपके 3600 सेकेंड, हाँ 60 × 60 3600, और ये अपना 1000 मीटर, 2 काटा 5 दूनी 10, और यहाँ अपना आया 12। पांच दूनी 10 और 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो यहां से आ रहा है 5/18। इसका मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड को kmph में चेंज करने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस अपने को ये याद रखना है, शॉर्ट टर्म यूनिट है ये, अपने को रट लेनी है कि kmph को चेंज करते हैं ms में तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और ms को kmph में किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। देखो यार काइनेमेटिक्स सबसे इजी चैप्टर है क्योंकि इसमें ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है, और जो भी कंसेप्ट है हम वो पहले ही निपटा चुके हैं, एनएलएम चैप्टर में ही हमने सब कुछ पढ़ लिया था। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन निपटाते हैं। क्योंकि कंसेप्ट और थ्योरी बहुत छोटा है, हमने समझ लिया कि साइन कैसे लेते हैं, हमने समझ लिया कि kmph को ms में कैसे चेंज करना, वगैरह वगैरह सब सीख लिया। अब क्वेश्चन की बारी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। एक कार है जो कि रेस्ट से चल रही है और उसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हो रहा है। फाइंड इट्स वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकंड एंड फाइंड आल्सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन लास्ट 3 सेकंड। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, रेस्ट से चालू हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल स्पीड तो 0 है, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है अपना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपको वेलोसिटी पूछा है,
अपने को डिस्प्लेसमेंट पूछा है आफ्टर 10 सेकेंड, तो कैसे निकालेंगे जी, v बराबर होता है u प्लस ए टी, u आपका 0 हो गया तो v बराबर हो जाएगा a का वैल्यू और t का वैल्यू 10, तो इसका मतलब अपना 10 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी आएगा वो 20 मीटर पर सेकंड आएगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो s बराबर होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u का वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसका मतलब हाफ मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में t का स्क्वायर मतलब 100, तो यहां से आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 100 मीटर। तो सर बेसिक इजी था और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना था और ये अपना आ गया। लेकिन एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जा रहा है और वो क्वेश्चन ये है कि लास्ट 3 सेकंड में, लास्ट के 3 सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्टेंस बोले डिस्प्लेसमेंट बोले बात वही है। तो कैसे करेंगे इसको हम, तो अपन ने पढ़ा है nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है u प्लस वी बाई 2 मल्टीप्लाई में t। सर हमें u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, v बाई 2 मल्टीप्लाई में 2 t, लेकिन हमें यहाँ पे वेलोसिटी तो पता ही नहीं है लास्ट 3 सेकंड में, इसका मतलब ये तो यहाँ पे लगाना बेकार। तो हम क्या लगा सकते हैं, सर हमने आपने एक और चीज पढ़ाई थी कि एस nth बराबर होता है एस एन माइनस 1 के, इसका मतलब अगर वो लास्ट 3 सेकंड बोल रहा है, आखिरी के 3 सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने का बोल रहा है, तो टोटल जो भी सेकंड था वो 10 था, जो टोटल टाइम लगा वो 10 सेकंड है, तो इसका मतलब s ऑफ 10 माइनस s ऑफ 7। देखो हमें समय तो दिया है ना, तो ये समय से अपना वेलोसिटी कितना आता है 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 30, तो s ऑफ 10 निकालते हैं 10वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला ये रहा अपना इनिशियल है, तो दोनों कट जाएंगे, यहाँ आएगा हाफ ए टी स्क्वायर और यहाँ आएगा हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ये एक्सीलरेशन बाहर आ जाएगा, इसका मतलब हाफ मल्टीप्लाई में ए टी ऑफ 10 सेकंड माइनस टी ऑफ 7 सेकंड, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 2 एंड हाफ, तो यहाँ से अपना डिस्प्लेसमेंट आ गया 51 मीटर। तो इन क्वेश्चन को ऐसे करना है। सर हमने वेलोसिटी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो हमें 10 सेकंड में तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो इसीलिए आप u प्लस वी बाय 2 एस ऑफ एन बराबर सम ऑफ एन माइनस एस एन माइनस 1, तो आपका ये आ जाएगा एस ऑफ 10 माइनस एस ऑफ 7, तो सॉल्विंग करके अपना आंसर आ गया 51 मीटर। वहीं अगर मैं वो लगाता क्या जी, एस ऑफ एन बराबर u प्लस वी बाय 2 मल्टीप्लाई में t, तो ऐसे आना तो 20 बाय 2 एंड 7, तो ये यहां से आंसर अपना नहीं आता, तो इसीलिए अपन ऐसे करेंगे इसको, s ऑफ nth बराबर सम ऑफ 10 माइनस s ऑफ 7, 10वें सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट, 7वें सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट माइनस कर देंगे, आखिरी के तीसरे सेकंड पे अपने को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा और वहां से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, अ मूविंग कार यूनिफॉर्मली चेंज इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी को चेंज करती है बस यूनिफॉर्मली, कांस्टेंट वेलोसिटी को चेंज करती है, यूनिफॉर्मली चेंज इट्स वेलोसिटी। अच्छा, एक समान से वेलोसिटी को चेंज कर रही है लेकिन यूनिफॉर्म कर रही है, मतलब मान लीजिए मान लिया कि 1 मीटर हर सेकंड में चेंज हो रहा है, तो वो यूनिफॉर्मली हो जाएगा। इसका मतलब हर 1 मीटर पर सेकंड में आपकी वेलोसिटी हर 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, तो इसका मतलब अपने को वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट से बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। तो यूनिफॉर्मली चेंज वेलोसिटी का मतलब होता है आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है, यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट। क्योंकि अब वेलोसिटी पार्टिकुलर रेट से बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आपको ये आप याद करके चलना है कि भैया यूनिफॉर्मली
चेंज इन इट्स वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सीलरेशन बराबर कांस्टेंट। तो क्वेश्चन आगे क्या कहता है, क्वेश्चन आगे कहता है 54 kmph किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा 6 सेकंड में वो कार जो है वो ट्रेवल कर रही है। तो फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन दिस ड्यूरेशन। इस ड्यूरेशन में वो जो कार है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आपसे ये पूछा है। क्या करेंगे सर, हमारे पास बहुत सारी इक्वेशन है, आप कोई सा भी इक्वेशन लगा लीजिए। सर हमारे पास v बराबर u प्लस एटी है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s है। लेकिन सर सब में हमको a का जो जरूरत पड़ेगा, सर अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो हम s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हैं, या फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते हैं। दोनों में ही हमें एक्सीलरेशन का जरूरत पड़ेगा, और एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमारे पास तीनों इक्वेशन है। लेकिन तीनों इक्वेशन में जो लास्ट की दो हैं, s वाली और u स्क्वायर प्लस 2s वाली, दोनों में अपने को s नहीं पता। तो इसका मतलब हमने को पहला समीकरण यूज करना पड़ेगा, v बराबर u प्लस एटी। v इनिशियल कितना है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 मीटर आ गया इनिशियल, तो फाइनल आ गया 25। तो फाइनल है 25, इनिशियल है ये a, और टाइम ले रहा है 6 सेकंड। इसका मतलब यहां से एक्सीलरेशन आ गया 10/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ अपने को डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। u का इनिशियल वैल्यू अपने को दिया है 15, t अपना है 6, ये अपना एक्सीलरेशन है, और ये 6 से 6 कटा 5 30, 6 15 6 90। इसका मतलब जो सर जो डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल करेगा कार, उसका वैल्यू आएगा 120 मीटर। इसमें कोई गणित नहीं है, ना इसमें कुछ कंसेप्ट है, ना भारी मैथ लग रही है, सिर्फ सर आपने इसका यूज बताया है। ये सब तो हम खुद भी कर सकते हैं। तो वही समझाना है कि काइनेमैटिक्स के जो इनिशियल फेज में जो क्वेश्चन आएंगे वो ज्यादा लॉजिकल या ज्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले डालने और अपना आंसर लिया ना, और उससे कुछ भी बड़ा इसमें नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, और मानेंगे नहीं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हमारे जेईई मेंस में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जेईई मेंस इजी है, बिकॉज ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी वहां पे नहीं बनते हैं, प्रेशर ही कुछ ऐसा होता है। तो अपने मन को शांत रखना बहुत जरूरी है, और जितना मॉक टेस्ट देंगे उतना बेटर होगा। तो आज अपना टेस्ट भी है, तो टेस्ट भी करेंगे। चलिए, तो a car moving with a velocity of 10 meter per second can be stopped by the application of a constant force F in a distance of 20 meter. If the velocity of the car is 30 meter per second, it can be stopped by this force in. देखिए कार है, मूव कर रही है आपकी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, आपको स्टॉप करना है, मतलब आपको लास्ट वाली वेलोसिटी को जीरो करना है, और कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं आप F, मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट फोर्स लगाने का मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब आप गति के चारों समीकरण का यूज कर सकते हो। वैसे तीन इंपॉर्टेंट है, तीनों का यूज आप फटाफट कर सकते हो। इफ द वेलोसिटी ऑफ कार इज 30 मीटर पर सेकेंड, इट कैन बी स्टॉप्ड बाय द फोर्स। कहा पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ द कार इज 30 मीटर पर सेकेंड, इट कैन बी स्टॉप्ड बाय दिस फोर्स इन। अच्छा, फोर्स के द्वारा जब आप यही फोर्स जो F लगाओगे, तो अगर वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड कर दूं, तो ये फोर्स कितनी देर में जाके इस गाड़ी को रोकेगा। इसका मतलब गाड़ी रुकेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, वो हमसे बेसिकली पूछा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार, u इनिशियल बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, एक कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है, मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और वो जो कांस्टेंट फोर्स है वो गाड़ी पे फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद स्टॉप हो जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया। तो अब यही क्वेश्चन कह रहा है कि आपने सेम फोर्स लगा रहा है, आपने ये F फोर्स ही लगाया है, कांस्टेंट फोर्स F लगाया, ये भी इस पे इट कैन बी स्टॉप्ड बाय दिस फोर्स, सेम फोर्स लगाया, मतलब जो एक्सीलरेशन इसका होगा वही एक्सीलरेशन इसका भी होगा, और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन जो इसका है वो एक्सीलरेशन इसका भी है, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे भी जीरो, क्योंकि स्टॉप करना है तो लास्ट में वेलोसिटी जीरो होना पड़ेगा। और हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट।
सर वो तीनों चीज बताओ जिसमें एस भी हो, यू भी हो और वी का यूज हो जाए बिना आई लगाए। ऐसा तो कोई इक्वेशन नहीं बना है, बनाना पड़ेगा 30-40 साल बाद। इसका मतलब हमें एक्सीलरेशन तो निकालना पड़ेगा। एक्सीलरेशन कैसे निकालें जिसमें टाइम की जरूरत ना पड़े, क्योंकि टाइम का जरूरत पड़ेगा तो हमारे लिए दिक्कत पड़ जाएगा। तो सर एक इक्वेशन है, कौन सा, इसमें टाइम नहीं आता है तो यहां से हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब यू स्क्वायर बराबर 2s। एक और चीज, अब साइन क्या लेंगे एक्सीलरेशन का। सर देखिए हमें गाड़ी को रोकना है। सर अगर गाड़ी को रोकना है तो हमें स्पीड डाउन करना है, और जब हम स्पीड डाउन करते हैं तो हमने पढ़ाया है एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। अगर मैं वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूं तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव ले रहा हूं तो यू का डायरेक्शन मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्पीड डाउन कर रहा हूं। और स्पीड डाउन करने का मतलब है दोनों का डायरेक्शन नेगेटिव, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। तो मैंने माना एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगा कि पॉजिटिव है यहाँ पे बराबर कर जाएगा तो नेगेटिव, और ये नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कटा। इसका मतलब यू स्क्वायर बराबर आ गया 2as। तो यू का वैल्यू कितना दिया है 10, 10 का स्क्वायर इज 100, 2 डिस्प्लेसमेंट 20 बराबर एक्सीलरेशन 20 पंजे 100। तो यहां से एक्सीलरेशन आ गया 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर एक्सेलरेशन सेम है, अब आपको फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप ये ही का यूज कर लीजिए, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as दैट इज 0। तो यू स्क्वायर बराबर माइनस का, क्योंकि हमें स्पीड डाउन कर रहा है तो ये ऐसा आ गया। यू स्क्वायर 30 है, 30 का स्क्वायर 900, 2 एंड एक्सीलरेशन इज 5/2। यहां से अपना आंसर आ गया 180 मीटर। तो जो कार है वो 180 मीटर लगेगी, 180 मीटर चलने के बाद रुक जाएगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल कहेंगे, लेकिन है इसमें कुछ रत्ती भर कॉन्सेप्ट भी नहीं, मतलब ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इज नेसेसरी, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ट्रक है, एक ट्रक है जो कि ट्रैवल कर रहा है। देखो हमने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन पढ़ा है, तो जितने भी क्वेश्चन है वो इनडायरेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन की, लेकिन जेई मेंस वाला तो लिख के नहीं देगा या नीट वाला तो लिख के नहीं देगा कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। आप गति का समीकरण बेझिझक लगा दीजिए, आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ के देखना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म है भी या नहीं, दिमाग लगा के देखिए। बाकी वो हिंट जरूर देंगे, जैसे यहाँ भी दिया है कि ट्रक ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक ट्रक है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से ट्रैवल कर रहा है और क्रॉस कर रहा है पॉइंट ए एंड बी को विद द वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड एंड 40 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। द स्पीड ऑफ द ट्रक एट द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी इज नियरेस्ट टू। मिड पॉइंट पर आपको ट्रक का वेलोसिटी पूछा है। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर क्वेश्चन कह रहा है वी हैव अ ट्रक, ये ट्रक है जो कि पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा है। इस यहां पर इसका वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड और यहां पर इसका वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। सर वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी पॉइंट बी पे जाने पे कम हो रही है, इसका मतलब है सर स्पीड डाउन हो रहा है। क्योंकि सर स्पीड डाउन हो रहा है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के नेगेटिव आनी चाहिए, विपरीत आनी चाहिए। सर इसका मतलब अगर एक्सीलरेशन इधर लग रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, सॉरी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पीछे जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी आगे है तो एक्सीलरेशन अपना पीछे जाएगा। सर हमने माना कि टोटल लेंथ L है, माना कि इस पूरे डिस्टेंस की लेंथ L है, तो क्वेश्चन ने बोला है जब ये इसकी बीच वाली डिस्टेंस पर होगा, मतलब जब ये ट्रक L/2 डिस्टेंस पर होगा तब इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी एट मिड पॉइंट हमसे इस क्वेश्चन में पूछा, उसको कैसे किया जाएगा। देखिए दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, मतलब इसका भी एक्सीलरेशन है, इसका भी एक्सीलरेशन है और बी वाले पॉइंट पर भी एक्सीलरेशन है। तो हम इक्वेशन लगा देते हैं। मान लिया मैंने लगा दिया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। किसके लिए लगाया मैंने, यहां से लेकर यहां तक लगा दिया। तो यहां क्या आएगा, इनिशियल ये है
60 का स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर, u का स्क्वायर माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है और अपने को s तो पता ही नहीं है, 36 इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, 3600 में से 1600 घटाए तो 2000 माइनस के, तो यहां से a इंटू एल का वैल्यू आ गया 1000। लेकिन सर हमें अभी भी इसका वेलोसिटी नहीं लगा, लेकिन मुझे a इंटू एल का वैल्यू पता लग गया। इस सब क्या करेंगे, अब आप एक बार यहां लगा दीजिए या फिर यहां लगा दीजिए, मैंने यहां लगा दिया, तो यहां पर वेलोसिटी फाइनल होगी, यहां इनिशियल होगी कितनी, 60 का स्क्वायर माइनस में 2as, और l कौन सी लेंगे, ये वाली डिस्टेंस l बाय 2, 2 से 2 घटा, सर ये al ही आ गया और आपको इसका डिस्टेंस तो पता है, इसका मतलब al की डिस्टेंस को यहां रख देंगे, 3600 में से 1000 घटाए तो 2600, तो सर इसका मतलब वेलोसिटी एट अ मिड पॉइंट आ गई आपकी रूट में 2600, इस 100 को रूट से बाहर लेंगे तो 10 आएगा, तो इस तरीके से सर मिड पॉइंट पर इस ट्रक का वेलोसिटी हो जाएगा 10 रूट 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अपना हो जाएगा यहां से आंसर ये वाला। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी इसको करने का एक और तरीका है, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, एक और तरीका नहीं, आप इसको याद कर लीजिए कैसे। अगर मैं इसको टर्म्स में ले लूं, मैं कैसे लिख दूं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और इसको मैं लिख दूं क्या जी, वी मिड स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2al बाय 2, 2 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या किया, दोनों को घटा दिया, या ये भी 2as है ये भी 2as है, तो 2as की दोनों की वैल्यू मैंने निकाल ली, इसको उधर भेज दिया और यहां बराबर आ जाएगा, इसको उधर भेज दिया यहां बराबर आ जाएगा, दोनों ही 2s की वैल्यू तो दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी, माइनस का 2 तो जाके प्लस हो जाएगा, इसका मतलब तो वेलोसिटी एट मिड पॉइंट क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर एंड डिवाइड में 2। तो हम चाहें तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि कभी भी हमसे मिड में वेलोसिटी बोलेगा और हमें ये दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका स्क्वायर जोड़ के 2 से भाग करके उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो हमें वेलोसिटी एट मिड पॉइंट पर मिल जाएगी। या अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, अपने को बेसिक तरीका तो आता है, बेसिक कभी भी फेल नहीं होगा, हमें हमेशा बेसिक रास्ते से चल के ही करना है, या तो हम याद कर सकते हैं या फिर हमें बेसिक लगा सकते हैं। बेसिक भी ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 2 इक्वेशन लिखा, 4 से 5 स्टेप में अपना ही बेसिक, मतलब मुश्किल से अगर इसको करने में 30 से 40 सेकंड लग रहे हैं तो इसको करने में केवल 1 मिनट लगेगा। तो आपकी मर्जी है, तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए या तो आप इस तरीके से करें। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सिर्फ क्वेश्चन ही है, क्योंकि जो भी कंसेप्ट है वी हैव डिस्कस। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक कार है जो कि मूव कर रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा से। A car is moving with speed 72 किलोमीटर पर घंटा, t बराबर 0। ड्राइवर सी दैट ट्रैफिक लाइट टर्न रेड एंड अप्लाई ब्रेक्स thereafter। ब्रेक प्रोड्यूस कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर। रिटार्डेशन का मतलब होता है कमी करना, मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाना। रिटार्डेशन का मतलब भी यही होता है कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन आप उल्टा कर दीजिए वेलोसिटी के डायरेक्शन से। आपको बोला है ब्रेकिंग डिस्टेंस बताइए कार का, और दूसरा पोजीशन ऑफ कार बताइए टी बराबर 4 सेकंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इज मच इजियर अगर आप बेसिक हैं। अगर आपने केवल वो 4 इक्वेशन उनका यूज करना सीख लिया तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, यहां से आ गया तो। चलिए
क्वेश्चन है ये रहा, ये अपनी ट्रैफिक लाइट है, रेड येलो एंड ग्रीन, और कुछ क्या क्या दिया है, 72 मीटर, टोटल डिस्टेंस है 72 मीटर, 72 है कि 70 है, 70 मीटर है जी। और यहां से वो कार को चला रहा है, कार का स्पीड है 72 किलोमीटर पर सेकेंड, 72 है, वेलोसिटी कितनी दी है 72 kmp, तो उसे किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, इधर जाएगा तो वेलोसिटी इधर होगी कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो 1 सेकेंड में 20 मीटर चल रहा है। और एक्सीलरेशन दिया है, रिटार्डेशन कर रहा है तो डायरेक्शन नेगेटिव, और कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन इसने पूछा है अब ब्रेकिंग डिस्टेंस बताइए कार की। अच्छा, वो जब रेड लाइट देखेगा तब ये ब्रेक मारेगा, ये कितनी दूरी पे जाके ब्रेक मारेगा वो पूछा है, ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ कार। एंड नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ कार एट 4 सेकेंड, चार सेकेंड पे कार का पोजीशन बताना है, तो ये तो फटाफट हो जाएगा। देखो ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछा है, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इसका मतलब आप क्या लगा सकते हैं, x बराबर v बराबर क्या लगा सकते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो वहां से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। और पोजीशन पूछा है t बराबर 4 सेकंड पे, तो आप क्या लगा सकते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो वहां से आपका इसका आंसर आ जाएगा। एक बार चेक करके देखते हैं, केवल ये दिखावे के लिए बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है ये बहुत छोटा क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखिए, हमें क्या बताना है, ब्रेकिंग डिस्टेंस बताना है, मतलब ब्रेक जब लगाएगा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो जो कि ब्रेक लगा रहा है इसका मतलब इसका वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल 0। इसका मतलब मुझे देखो टाइम नहीं पता, तो मैं तीसरा समीकरण लगाऊंगा, ये 0 हो जाएगा, और नेगेटिव डायरेक्शन है, इसका मतलब u स्क्वायर बराबर 2s, तो s बराबर क्या आ गया, u स्क्वायर बराबर 2a, u का वैल्यू कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400, a का वैल्यू ये, सॉल्व करेंगे तो यहां से अपना आंसर आ जाएगा 50 मीटर। इसका मतलब वो यहां से कितनी दूरी ट्रेवल करेगा 50 मीटर, और तब जाके वो ब्रेक मारेगा। लेकिन अगर उसने आंसर पूछा होता लाइट से बताइए, लाइट से डिस्टेंस लीजिए, तो हम आंसर कितना देते 20 मीटर, और अगर बोलता कार से डिस्टेंस बताओ तो 50 मीटर। लेकिन अगर इस ट्रैफिक लाइट से डिस्टेंस पूछा है कार की, तो आंसर आएगा 20 मीटर। क्यों, क्योंकि टोटल पाथ है उसका 70 मीटर, और वो अभी 50 मीटर पर है, तो इसका मतलब ये दूरी क्या हो जाएगी 20 मीटर। तो अगर वो ट्रैफिक लाइट से पूछेगा तो 20 मीटर, और अगर कार से पूछेगा तो आंसर आएगा अपना 50 मीटर। पोजीशन ऑफ कार एट टी बराबर 4 सेकेंड, तो यहां पर हम लगाएंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस बराबर यू का वैल्यू है 20, टी का वैल्यू 4, हाफ मल्टीप्लाई में एक्सीलरेशन है अपना 4, नेगेटिव डायरेक्शन रिटार्डेशन हो रहा है, और मल्टीप्लाई में टी का स्क्वायर 16, यहां से आ गया 32, 20 चौक 80, तो इसका मतलब वो 4 सेकंड में जितना डिस्टेंस में ट्रैवल करेगा वो वैल्यू आएगा यहाँ से 48 मीटर। तो यहाँ से हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने समझा कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होता क्या है, हमने समझा गति की जो तीनों इक्वेशन है उसका यूज आपको कैसे लगाना है, और हमने कुछ बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे किए। अब लगभग आपको 1 2 3 4 5 6 7 के समथिंग आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, और सारे क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।